जो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट अंक यानी सार्थक अंक के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत जबरदस्त है और यदि हम इन सिग्निफिकेंट नंबर को अगर नहीं जानते हैं ना तो आगे फिजिक्स में, मापन में, जितने भी आगे फिजिक्स में जो दशमलव, डेसिमल और भी जितने नंबर्स यूज होते हैं उनमें हम अपने काउंटिंग को क्या कर सकते हैं, गलत कर देते हैं और वह वैल्यू रॉन्ग हो जाती है। आज हम सीखेंगे सार्थक अंक। इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की कोटि पढ़ेंगे। परिमाण की कोटि क्या है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। परिमाण की कोटि को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करेंगे परिमाण की कोटि। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले परिमाण की कोटि को अगर हम देखते हैं, अगर इसको हम नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें भी जितने भी यानी 10 की घात में जितने भी घात चढ़ी होती है उसमें यही कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, परिमाण की कोटि को समझेंगे यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या के निकटतम यानी कोई भी नंबर है, संख्या के निकटतम 10 की घात को हम क्या बोलते हैं, परिमाण की कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्या है नंबर है, कोई एक नंबर है और m की पावर 10 की पावर x, यह क्या है, यह हमारा मान लीजिए कोई संख्या है यानी नंबर है। अब यहां पास m की बात करें तो m का जो वैल्यू है ना, ये भी एक नंबर है, m भी एक वैल्यू है, m भी एक नंबर है यानी एक संख्या है, एक संख्या है। लेकिन इस m का जो वैल्यू होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, यदि 5 से कम है, यदि समझिए यदि 5 से कम है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा यानी m की वैल्यू है 1 से ज्यादा और 5 से कम है ना, तो ऑर्डर इसका यानी ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। यानी x में क्या पहले मानेंगे, ऑर्डर को हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑर्डर को 1 मानेंगे। यदि उसकी वैल्यू कितनी है, समझिएगा, यदि उसकी वैल्यू कितनी है 1 से कम, सॉरी 5 से कम है, तो उसके ऑर्डर को हम क्या मान लेते हैं, उसके परिमाण को हम ऑर्डर की यानी ऑर्डर ऑफ वैल्यू परिमाण की कोटि 1 मानेंगे। तो यदि 5 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और 10 से कम हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी जो ऑर्डर परिमाण की कोटि है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऑर्डर के परिमाण में क्या करते हैं, x+1 कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं। इसको समझिए, बहुत मजा आ जाएगा इस क्लास में। आप एक चीज दिमाग में बैठा के चलिए। मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में मान लीजिए कि क्या होता है, उस एग्जाम्पल में सपोज दैट मान लीजिए 12 लिखा हुआ 12। अब ये नंबर है, इस नंबर में हमें किस प्रकार में लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, अगर 1.2 लगा दे, समझिए क्यों, अगर 12 में अगर हम क्या ले देते हैं 10 डिवाइड कर देते हैं, अगर हम 0 को हटाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे तो ऐसे लिख जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे ही पॉइंट लगाया अब इसमें कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 यानी 12/10 गुणे 10 ऐसे हुआ। तो हम क्या कि इस 0 को हटाया तो यहाँ पास 1.2 आ गया यानी 10 की पावर 1 हो गया। ऐसे इसका अगर हम ऐसे चाहते इसमें काट भी सकते, 12 मिल जाएगा हमें। तो ये हुआ 12 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, यानी इसकी जो ऑर्डर हुई है बच्चों, ये क्या हुआ हमारा, ये इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये समझ में आई। अगला एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 501, इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक संख्या है यानी दशमलव क्या करेंगे, 2 अंक बाद लगाएंगे
यानी दशमलव अगर यहाँ लगा देते हैं तो कितने 1 2 इनटू कितने हैं, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो समझिए कैसे, अगर 501 है, अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं ना और ऊपर 100 करते हैं ऐसे, तो 1 2 कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद 1 2 और गुणा में कितना हो जाएगा 10, एक कितने जीरो है 1 2, 10 घात 2, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 10 घात में 2। अब ये समझिए ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ना 5 से बड़ा है, क्या है ये 5 से बड़ा हुआ है, कौन 5.1 है ये 5 से बड़ा है, ये 0.1 में चला गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर में s+1 यानी ये जो 2 है ना मेरे बच्चों 2 + 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की घात में 3 यानी इसकी घात में 1 जुड़ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मान लीजिए 5.01 × 10⁻³ के रूप में हो जाएगा ऐसे, यानी इसकी जो ऑर्डर होगी यानी परिमाण की कोटि होगी वो होगी 3। इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड परिमाण की कोटि निकालते हैं हमेशा, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। इतनी सी बात इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिए और नोट वीडियो बनाते चलिए। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ेंगे यानी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर अथवा सिग्निफिकेंट नंबर यानी इसको हम क्या कहते हैं सार्थक अंक। मेरे प्यारे बच्चे इसको बहुत जबरदस्त मैं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको बिल्कुल मक्खन कर देंगे इस टॉपिक पे। बात करते हैं एक, मान लीजिए क्या हमारी ये है फिजिकल क्वांटिटी, समझते हैं, एक ये है फिजिकल हमारी क्वांटिटी, मेरे प्यारे बच्चे क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है यानी आप ऐसे समझे। अब इस फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भौतिक राशि को हम मान लीजिए यथार्थ कब कह सकते हैं, यथार्थ यानी सत्य, यथार्थ यानी सत्य कब कह सकते हैं, सत्य कब मान सकते हैं जब क्या होना चाहिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ लीजिए यथार्थ कब मानेंगे जब क्या होगा एक अंक लेंगे, यानी उस अंक को किस अंक को एक अंक को लाया जाता है, किस अंक को लाया जाता है सिग्निफिकेंट को यथार्थ मानने के लिए एक अंक को लाया जाता है, उस अंक को बोलते हैं हम सार्थक अंक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सार्थक अंक बोलते हैं यानी सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को क्या, इसको लिखेंगे भौतिक राशि को हम यथार्थ मानने के लिए, इसको सत्य मानने के लिए, यानी भौतिक राशि सत्य होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए सत्य होना चाहिए, तो हम क्या लाते हैं एक संख्या यानी एक अंक मानते हैं और उस अंक को क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। एक बार और समझिए, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को सत्य मानने के लिए यानी यथार्थ तब माना जाता है, कब माना जाता है जिस अंक को उपयोग करते हैं, यानी यथार्थ कब माना जाता है फिजिकल क्वांटिटी में एक अंक माना जाता है, उस अंक को कहते हैं सार्थक अंक, और जो सार्थक अंक होगा वह क्या होगा भौतिक राशि को यथार्थ मानेगा यानी यथार्थ बोलेगा। इसकी हम क्या लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन क्या है लिखिए, डेफिनेशन सभी लोग सभी मजेदार है, किसी भौतिक राशि को लिखिए सभी लोग, किसी भौतिक राशि को यथार्थ व्यक्त करने के लिए
यथार्थ व्यक्त करने के लिए यानी हम क्या करेंगे, यथार्थ मानने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में जिस अंक को लाया जाता है, जिस अंक को लाया जाता है वह सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंक कहलाता है, ये समझिए बच्चों। इसको बिल्कुल बेची से पढ़ेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में। यानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यथार्थ व्यक्त करने के लिए एक नंबर का यूज करते हैं, इस नंबर का यूज करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, और उस अंक को क्या बोलेंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, नोट से फटाफट लिखिए, यानी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए कोई एक अंक है, ऐसा एक संख्या है 3.8 सेंटीमीटर। इस संख्या में समझिए एक होता है, इसको, इस संख्या को हम कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक निश्चित अंक। ये हमारा क्या होता है, निश्चित अंक होता है। नोट्स भी को बनाते जाइए आप लोग भी। निश्चित अंक होता है, और ये इसको कहते हैं अनिश्चित अंक। यानी किसी भी संख्या में अनिश्चित अंक, किसी भी संख्या में एक निश्चित अंक होगा, एक अंक होगा अनिश्चित अंक। यानी आपसे समझिए, इसमें निश्चित अंक और अनिश्चित अंक को मिला करके एक सार्थक अंक बनता है। ये समझिए इसमें कितने अंक अभी आपको दिख रहे हैं, इसमें मेरे को भी दिख रहे हैं, दोनों में टोटल में इसमें दिख रहे हैं 2। यानी सार्थक अंक कितना होगा, यानी सार्थक अंक कितना होगा इसका, सार्थक अंक 2 होंगे। मेरे पहले बच्चों कितने सार्थक अंक होंगे, इस संख्या में सार्थक अंक 2 होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 318.2, समझिएगा। अब ये क्या है, इसमें निश्चित अंक कितने, इसमें ये वाले निश्चित अंक है 3, और ये क्या है, एक अनिश्चित अंक है, समझते हैं। सार्थक अंक टोटल कितने होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4। यानी सार्थक अंक हमारे हो जाएंगे, यानी सिग्निफिकेंट अंक कितने होंगे इसमें 4 होंगे। ऐसे इसको आंसर को बताना है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें सार्थक अंक कैसे लिखना है, कैसे मानना है। और ये समझ लीजिए कि जितनी अधिक संख्या होगी सार्थक अंक में ना, सार्थक अंक में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी ना, वह अंक क्या होगा, बहुत उतना ही यथार्थ माना जाएगा, अधिक सत्य माना जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में यथार्थता और आपको परिशुद्धता जरूर बताया है। तो आप ये समझिएगा, जितनी अधिक संख्या होगी कुल मिला के किसी भी नंबर की, जितनी भी बहुत सारे अंक हो ना, वो क्या माना जाएगा, वह माप उतना ही अधिक यथार्थ। यानी कोई मेजरमेंट है, मान लीजिए सेंटीमीटर है, कोई भी वैल्यू को मैंने नापा है, तो मान लीजिए 3.4638 सेंटीमीटर नाप लिए। ये मानिए कि ये जितनी ज्यादा इसमें अंक है ना, वह माप उतना ही अधिक सत्य यानी यथार्थ होगा। ये आपके दिमाग में, दिमाग खोपड़ी में होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कुछ यथार्थता यानी सार्थक अंक को मानने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट
टिप्स हैं उसको लिखते जाइएगा आप लोग भी, और मैं विधिवत तरीके से इसको कराता जाऊंगा। पर इंपॉर्टेंट टिप्स लिखिएगा। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है ये देखिए। इंपॉर्टेंट टिप्स सबसे पहले एक नंबर में देखिए, सबसे 1 में देखेंगे। मान लीजिए कोई सार्थक अंक है, यदि कोई कहीं भी दशमलव यानी एक अंक है 1.2334 ऐसे है, और एक सार्थक अंक है 3, इसी संख्या मान लीजिए यहां पास आ गया है, 5 मान लेते हैं, यहां भी 5 वही नंबर है, बट दशमलव हमने चेंज किया है। ये दशमलव जो है कहीं भी हो सकता है, यानी जितने भी नंबर होते हैं ना, उस नंबर में कहीं भी इस जितने भी अंक है ना, एक नंबर है, जितने भी इसके अंक है कहीं भी दशमलव, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक कितने होंगे इसमें 5। अब ये दशमलव 1 2 अंक के बाद लगा हुआ है, पीछे से 3 अंक के बाद लगा है, आगे से 2 अंक के बाद लगा है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक होंगे। इसमें दशमलव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी दशमलव का स्थान बदलने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दिमाग से गुस्सा होना चाहिए। यानी दशमलव को परिवर्तित कर दें, क्या कर दें, दशमलव देखिए, दशमलव के स्थान को परिवर्तित करने पर सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट टिप्स। यानी इसकी भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 4 5 या 6 5 होंगे, 1 2 3 4 5 ही सार्थक अंक इसमें भी है। यानी इसमें मैंने अपने को बताया कि इसमें अगर स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला समझते हैं, अगला देख लेते हैं। सेकंड अगर मान लीजिए कि 2 अशून्य संख्याएं हैं, यानी नॉन जीरो नंबर है, यानी 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं, कितने हैं, यानी 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं। समझिएगा, 2 अशून्य संख्याओं को, या 2 कहने का मतलब 2 नॉन जीरो नंबर के बीच अगर कोई शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर जीरोस आ जाते हैं, अगर जीरोस आ जाते हैं तब भी सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसको भी हम सार्थक अंक बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यदि 2 क्या है, अशून्य संख्याएं के बीच क्या आ जाता है, के बीच शून्य संख्याएं आ जाती हैं, शून्य अंक आ जाते हैं तो वह सार्थक अंक कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये होना चाहिए। मजेदार एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा है, ये इस प्रकार से है 0.05, यानी 2 नॉन जीरो, यानी एक आगे है 03 और पीछे भी एक नॉन जीरो नंबर है, आगे भी है पीछे भी, इनके बीच अगर 0 आ गया ना तो ये क्या होंगे, ये सार्थक अंक कहलाएंगे। यानी समझिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 0 को भी गिन लेंगे हम। दूसरा अगर देखें 5 1, ऐसे अगर ऐसे मान लेते हैं, अगर ऐसे मान लेंगे, कितने इसमें अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 हो गया। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सार्थक अंक मानते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार से
मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला टिप्स ये समझ में आया होगा आपको कि अगर आगे और पीछे कोई अंक है उसके बीच अगर 0 आ जाते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है, कोई नॉन जीरो नंबर है, अशून्य संख्या है, अशून्य यानी नॉन जीरो संख्या है, ये क्या अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या के बाईं ओर क्या आ जाते हैं, शून्य आ जाते हैं। अगर क्या आ जाते हैं कि सभी शून्य क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई एक अशून्य संख्या है, कैसे बाईं ओर 0.0007 आ गया ऐसे, यानी ये संख्या है अशून्य संख्या, इसके आगे बाईं अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य, ये अशून्य संख्या है। ये जितने भी है इसमें से अशून्य संख्या का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी क्या है, अशून्य संख्या हमारी क्या है, अशून्य संख्या, यानी जीरो नहीं है, ये बाकी जीरो है, ये जो है शून्य है, क्या है, शून्य है। ये कहां आ गए, बाईं ओर के, जितने भी बाईं ओर के अंक है ना वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, यानी इसमें केवल एक ही सार्थक अंक होगा मेरे बच्चों। इसी प्रकार अगर देखें दूसरा 0.2 ऐसा समझें, 0.0023 आ गया, तो ये समझिए 1 2 इसके आगे जितने भी जीरो है ना वो क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे, बाकी ये 2 बस कहलाएंगे, यानी सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। तो ये जरूर आपको ये हमारे टिप्स हैं जिसको हम पहचानते हैं सार्थक अंकों को। अगला सार्थक अंक पहचानते हैं, देखिए क्या है, अगला लिखते हैं, सभी लोग नोट्स में इतना तरीके से लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, सार्थक अंक को मक्खन करते हैं। फिर इसके आगे और बात ये है, लेकिन ऐसा ना हो जाए, लेकिन इसके आगे अगर ऐसा हो जाए, यदि दाईं ओर 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, अगर दाईं ओर अशून्य संख्या के, कैसे, अशून्य संख्या के दाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसा है 6.3260 ऐसे आ गया, तो 0 जो आ गया ये हमारा दाहिना तरफ का है 0, ये हमारा क्या है, अशून्य संख्या है, 6 3 इतनी, ये पूरी क्या हमारी अशून्य संख्या है, 0 हमारा शून्य हुए, तो इस 0 को भी हम सार्थक अंक में मिलेंगे, यानी दाहिने तरफ पे जो 0 होगा ना उसको भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 कितना हो गया, सार्थक अंक हमारा क्या हुआ, सार्थक अंक 5 हो गया मेरे बच्चों, सार्थक अंक 5 हो गए। इसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 8.79600 ऐसा मान लिया, तो ये समझिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी कितने सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसमें भी 6 हैं। इस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीज समझ रहे हैं, एक एक चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा कर चलना है। चलिए अगले टिप्स देखेंगे, अगले टिप्स में यानी टिप्स नंबर 4, टिप्स नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, टिप्स नंबर 4 में, 4
कोई भी संख्या है, मान लीजिए जिस संख्या में संख्या के दाईं ओर अंत में शून्य सार्थक शून्य आ जाते हैं, यानी कोई भी एक संख्या है, कोई मान लीजिए इसको हम क्या लिख देते हैं, किसी संख्या के कोई संख्या है और संख्या के जो दाईं ओर शून्य आते हैं ना, शून्य हो तो समझिएगा, किसी संख्या के दाईं ओर शून्य हो तो वह सार्थक अंक नहीं होते हैं। अभी पहले मैं बताया नहीं होते हैं। पहले वाली क्लास में मैंने बताया था किसी भी अशून्य संख्या, कहने का मतलब अभी आइटम ऐसा था, मतलब 2 6 3 0 0 ऐसे था। दशमलव के बाद अगर 2 0, पिछली वाली हमने क्लास में क्या पढ़ा था, अगर ऐसे हैं तो हम क्या कहेंगे, उनको सार्थक अंक मानते थे। लेकिन यहाँ अब दशमलव वाली संख्या नहीं है, केवल संख्या है, और संख्या के दाईं ओर अगर जितने भी 0 आ जाते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 1 3 2 0 0। मेरे प्यारे बच्चों, यह दिमाग में होना चाहिए कि इसमें कोई दशमलव नहीं है, इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, मात्र 3 ही सार्थक अंक होंगे। समझ में आया? मान लीजिए 5 9 3 6 0 0 ऐसे कर ले, तीसरे सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 ही सार्थक अंक होंगे, बाकी पीछे के लास्ट वाले 0 सार्थक अंक नहीं होंगे। ये दिल दिमाग खोपड़ी में आपके होना चाहिए। कोई संख्या मान लीजिए ऐसे है, ये इसमें समझ लीजिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 होंगे, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। ये दिमाग में होना चाहिए। अगर दशमलव बीच में लगा देते हैं, अगर मान लीजिए दशमलव यहां लग गया तो हम उसके सार्थक अंकों को गिनना पड़ेगा हमें, ये होना चाहिए दिमाग। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई माप में दिया है, कोई संख्या क्या है, कोई संख्या माप में लिखी है, कैसे, मान लीजिए 200 मीटर है, ऐसे माप में लिखी है, और संख्या के बाद में 0 लगा है, तब इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। समझिएगा, इसमें हमें राशि अगर कोई लग जाए, यानी मात्रा लास्ट में लगा हो, क्या लगा हो, यदि कोई मात्रा लगा देते हैं लास्ट में, तो उसको हम सार्थक अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सार्थक अंक कहलाता है। ये दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसे, अगर हम इसको किलोमीटर लिख लें, कितना लिख लें, किलोमीटर, तो कितने इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 सार्थक अंक होंगे कि उसमें माप किया गया है किसी वैल्यू को। ये समझ में आना चाहिए आपको। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में घुसता जा रहा होगा, ये सोच के चलिए कि हम आज इसको बेवकूफ की जाएंगे घोट के। अगला टिप्स क्या है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताते जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से, है ना। अगला आप देखते हैं, अगले में क्या है, अगर देखें कि अगर मान लीजिए हम पांचवा देखेंगे, पांचवी टिप्स देखेंगे, अगर वो क्या है 10 की घात में कोई सार्थक अंक, यदि कोई संख्या, यदि कोई अंक 10 की घात में है, किसमें है, यदि 10 की घात में है, तो वह सार्थक अंक नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, अगर मान लीजिए 3.21 इंटू 10 की पावर मान लीजिए 9 है, ये लिखा है, तो ये 10 की घात में अगर 9 लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इसको हम सार्थक अंक नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सार्थक अंक नहीं पढ़ेंगे। मात्र कितने सार्थक अंक होंगे,
इसमें मात्र 3 सार्थक अंक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। वे कितने होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे, बस हो गए। फिर अगर हमारा देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल अगर और देखें, मान लीजिए 2.496 इंटू 10 की पावर 15 आ गया। तो ये जो है ना पावर वाला, इसको हम सार्थक अंक नहीं गिनेंगे, ओनली फॉर इसको हम सार्थक अंक बोलेंगे। यानी कितने हैं? 4 सार्थक अंक इसमें। ये आपके दिल दिमाग खोपड़ी में होना चाहिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको मैं समझा रहा हूं। बिल्कुल आपको बिल्कुल सोच नहीं है, सार्थक अंक बिल्कुल सार्थक अंक को हम घोट के पी जाएंगे। एग्जाम में आता तो बिल्कुल हम उसको फाड़ देंगे। अब नेक्स्ट टिप पे क्या कहता है, अगर उसका मात्रक बदल दे मेरे बच्चों, क्या हो जाए? अगली टिप, मान लीजिए कोई एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें से 0.432 मीटर। अब कोई माप किसमें आया है? कोई माप मीटर में आया है, कोई मेजरमेंट किसमें आया? मीटर में। अगर इसके मात्रा को हम कन्वर्ट कर देना, इसको हम कैसे चेंज कर दें? 1 मीटर बराबर कितना कर दें हम? 100 से 1 मीटर बराबर 1000, यानी सॉरी 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर इसका तो 100 सेंटीमीटर करते हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर 0.432 इंटू 10 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना? तो ये समझिए, ये जो दशमलव है ना मेरे प्यारे बच्चों, जितने जीरो लगे हैं अभी लास्ट में, कितने जीरो लगे हैं? जितने जीरो ये वाले हटे हैं, यानी समझिएगा अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, इसको हम 10 के हाथ में क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। इसको हम 10 के हाथ में 2 सेंटीमीटर कर देंगे। आपको मैंने अभी बताया कि इसको हम सार्थक अंक नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसको हम सार्थक अंक नहीं पढ़ेंगे। यानी इसमें कितने सार्थक हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता 10 एम, अगर और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100 में से और 10 को 10 एम कर देते हैं, तो कितने जीरो हो गए? 0.432 इंटू 10 की पावर 5। तो ये क्या होगा? ये सार्थक अंक नहीं होगा। ये आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसका सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? हमारे 3 ही होंगे, सार्थक अंक 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा आज, यानी जो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सार्थक अंकों को हम जोड़ और घटाते भी हैं, गुणा भी करते हैं और भाग भी देते हैं, उनको हम देखेंगे। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट सम, यानी सम एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी जोड़ और घटाना, यानी सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी मेजरमेंट ने किसी भी वैल्यू का मेजरमेंट किया और किसी मापक यंत्र द्वारा इस प्रकार से वैल्यू आई। मान लीजिए कितनी आई? 392.05 एक आया। ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें 2 पॉइंट कर देते हैं, 2 पॉइंट आया। दूसरा मेजरमेंट वैल्यू आई हमारे पास, यानी 9.635। अगली मेजरमेंट वैल्यू आई 5.8 और नेक्स्ट आया 613.001। इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 201 ऐसा कर लेते। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज गिवन ऑफ एनी नंबर्स। तो इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐड करना है सभी को तो कैसे ऐड करेंगे? ये देखिए 392.5
ये तो आपको 5वीं 6वीं की बात है। ये डेसिमल वाला नंबर है, और दशमलव वाला का जोड़ सभी को पता होगा। दशमलव दशमलव को मिलाते हैं, यहाँ पर दशमलव तो 9.635 हो जाएगा। ये वाला दशमलव मिलाइए तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर दशमलव यहाँ मिलाइए तो कितना हो जाएगा, 61316 हो जाएगा, और 201 ऐसे हो। इनको हम जोड़ते हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम इनको क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। जोड़ते हैं तो जो वैल्यू हमारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा, दशमलव। इसको जब जोड़ते हैं तो ये 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये 6 हो जाएगा। और इसको जब ऐड करते हैं तो 8 और 9 8 17 17 2 19, यानी इस प्रकार से 19 से 20, यानी 10 और 20 होगा। तो ये आपका जोड़ आया, कितना आया, जोड़ आया। तो कंसेप्ट ये पता होना चाहिए आपको कि इस जोड़ में सबसे छोटी, यानी सब दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है। दशमलव के बाद इसमें ये जो है सबसे छोटा है, यानी दशमलव के बाद क्या कंसेप्ट होना चाहिए, दशमलव के बाद सबसे कम अंक लेते हैं। क्या लेते हैं, हम सार्थक अंकों को जोड़ने के लिए सबसे कम अंकों को लेते हैं और देखते हैं जिसका, यानी दशमलव के जिस अंक का, जिस संख्या का दशमलव के बाद सबसे कम अंक होता है वही योगफल में होता है। यानी योगफल में तब कहेंगे हम योग में भी एक अंक होगा, योग में भी कम अंक, यानी जितना अंक इधर होगा उतना योग में भी होगा। योगफल में दशमलव के बाद एक अंक होगा, ऐसा दशमलव के बाद एक अंक होगा, ऐसा समझिए। इसमें एक अंक है ना, तो दशमलव के बाद कितना है, एक अंक आया। कितना आया मेरे बच्चों, दशमलव के बाद एक अंक है ना, कि सबसे, यानी दशमलव के बाद एक अंक आया है, तो इसका योग देखिए। तो ये कितना आया है, 1020 पॉइंट, और दशमलव के बाद एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, योग में भी क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम इसमें है, दशमलव के बाद एक अंक है। तो यहां 3 अंक होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको ये 8 को 8 में से 8 में एक जोड़ देते हैं। जितने अंक हमारे ज्यादा होते हैं ना उतना एक जोड़ देते हैं, तो 8 में से 1 9 हो गया, और ये क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। हमें क्या करना, ऐसे ही इनका योग करना है। अब सार्थक अंक पता करना है, कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 सार्थक अंक हुए बच्चे। इस प्रकार से इसको जोड़ करना, योग करना है। अब कोई वैल्यू मान लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए कि इसका हमने जोड़ किया, सभी लोग अपने रफ में नोट कर ले, एक ही चीज है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, घटाना करेंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या 1046 है, ऐसे है। इसके बाद कितना है, 15.392 आया है, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या सॉरी घटाते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। देखिए माइनस करने के बाद कितना आता है, 068, ओके पॉइंट। इसमें से अगर आएगा तो 5, कितना आएगा, 5, यानी 120 में से 15 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 105। अब मेरे बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया आपको
कि दशमलव के बाद जिस अंक में सबसे कम अंक है वही जोड़ या घटाना में होता है। इसमें आपको देखिए इसमें कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो जो इसमें भी जो हमारा क्या है आंसर आया है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। तो जब 2 अंक होगा, कितने अंक हो? 2 अंक होगा, तो 2 अंकों को ही हम लेंगे। कितने अंक लेंगे? 2 अंकों को ही लेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 105। 1 और 2 अंक लीजिए। कितने अंक लेना है? 2 अंक लेना है, और इस लास्ट वाले को एक ज्यादा कर देना है, यानी 1 6 है तो इसको 7 कर देना है, तब ये क्या हो जाता है? ये 7 हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? ये हुआ। तब इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी इसके सार्थक अंक कितने हो गए? 5 हो गए। इस प्रकार से आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए आंसर में भी हम 2 अंक लेंगे। कितने लेंगे? आंसर में भी 2 अंक लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी गुणा और भाग पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं गुणा एवं भाग, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये पढ़ेंगे। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 4.1325, ऐसे कोई नंबर है, एक संख्या है, जिसमें से हम किसका मल्टीप्लाई किए हैं? 0.015 को मल्टीप्लाई किया, पूरा कर दिया। ये समझिए इसमें सबसे कम अंक किसमें है? दशमलव के बाद इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 ही है, यानी इसमें सबसे कम अंक है। गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, जब गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 0.06 है। इसके बाद 185 और 85, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा फिर 25, ये हुआ। यह हुआ हमारा, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें यह आंसर मिला। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 1 2 3, कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक हैं। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो दशमलव के 3 अंक बाद ही लेना, 1 2 3, यानी 0.06। अब देखिए 1 2 3 है ना, तीसरा अंक जो होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? मैंने बताया था किसी भी नंबर की अगर सामने कोई भी 0 आ जाता है तो उसको हम सार्थक अंक नहीं पढ़ते हैं, इसमें 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे मात्र, ये बात है बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद मान लीजिए किसी भी संख्या का 5 यानी 5.4 से डिवाइड देते हैं, कोई भी नंबर है, यानी 0.682, इसको जब भाग देते हैं तो भाग देने पे बहुत बड़ी इसकी संख्या आती है। कितनी आती है? बहुत बड़ी संख्या आती है, यानी इसका जो आंसर होगा 7.19, फिर 7888856, ये आता है इसका आंसर। तो ये देखिए इसमें भी सबसे कम दशमलव में, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी आंसर में भी दशमलव के बाद 1 अंक लेना है। समझिए यदि हम दशमलव के बाद 1 अंक लेते हैं, इसमें मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऐसे यहाँ पास इसका जो आंसर होता है 9 होता है।
ऐसे। तो दशमलव के बाद अगर 9 है ना, तो अगर हम 7 पॉइंट इस 9 में अगर 1 ऐड कर देते तो 10 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8.0 हो जाएगा बच्चों। तो समझिएगा आप कि इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा। हमें ऐसे ही अंकों को रिप्रेजेंट करना है और इस प्रकार से बिल्कुल बेहतर तरीके से हमने यहाँ सीखा। आज से हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर खत्म हुआ। कल हम यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो नीट, जेई और जो अदर एग्जाम, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह जितने भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और बढ़िया से सीखेंगे। हर एक चीज को कंसेप्ट को रखते हुए बिल्कुल मक्खन कर देंगे हर एक क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।